नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 26 अगस्त 2022 एंड डेली करंट अफेयर्स के हमारे डायरेक्ट सोर्स जो होने वाले हैं वो है असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल रिलीज को हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। इस पूरे पीडीएफ का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहाँ से प्लीज़ डाउनलोड भी कर लीजिएगा। और एक आप लोगों से आज मेरा शिकायत है यार, आप लोग जब पहले क्या होता है ना, कोई अगर एक जने एमसीक्यूज के आंसर्स लिखता है तो सब लिखने स्टार्ट कर देते हैं, और अगर कोई नहीं लिखता है तो कोई भी नहीं लिखता है। ये क्या है यार? आज जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक मैं समझ नहीं पाता हूं ना दैट हाउ यू आर एक्चुअली गेटिंग इट राइट। सो आज से मेक श्योर करना दैट सब कोई नीचे कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट जो एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं उसके आंसर्स लिखा करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी के रिलेटेड नाउ कहा जा रहा है दैट रिसेंटली ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एग्जीबिशंस कैरी आउट किया गया था, जिससे वेजिटेबल्स कैसे उगाया जाए उसको बताया जा रहा था। नाउ सवाल होता है ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी होता क्या है। देखो जैसे क्या होता है ना दैट दो प्लांट्स को जब एक साथ ग्राफ्ट करके एसेक्सुअल ये प्लांट प्रोपगेशन मेथड है ना, जिसके तहत से दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर ब्रॉट टुगेदर और उसको एक प्लांट में उगाया जाता है। समझ लो, दो देखो ये वाला प्लांट अलग है बट दोनों एक साथ उग रही है। इसको ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी से किया गया है और कहा जा रहा है दैट फार्मर्स को भी ये ट्रेनिंग मिल रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो अगर फार्मर्स को इससे ट्रेनिंग मिलेगा तो फार्मर्स बहुत सारे वेजिटेबल्स भी इससे उगा पाएंगे। इनफैक्ट उस टाइम में उगा पाएंगे जब चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस हो। जैसे सोचो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या राइट ऐसे टाइप के कंडीशंस जहाँ पे फसल बर्बाद हो सकते हैं, तो उस टाइप के कंडीशन से बचने के लिए बेसिकली ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। नेक्स्ट, अनंग ताल लेक ये न्यूज में है। क्यों भैया? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक गैजेटेड नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर किया है इस अनंग ताल लेक को एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नाउ किस कानून के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऐसा कर सकती है? देखो एक है सेक्शन 4 अंडर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 के तहत वो इतना पावर एक्सरसाइज कर सकती है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कोई भी एंशिएंट साइट को एज या फिर उसके रिमेन्स को एज अ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नाउ अनंग ताल लेक, इसका लोकेशन देख लेते हैं। देखो यह है दिल्ली राइट, इस रोज लोकेशन में है अनंग ताल लेक। नाउ दिल्ली में है ये सिचुएटेड है दिल्ली के महरौली में, ठीक है। और इसको क्लेम किया जाता है दैट हाँ इसको जो क्रिएट किया गया था ना वो तोमर किंग दैट इज जिनका नाम था अनंग पाल II, इनके द्वारा 1060 AD में किया गया था राइट। नाउ इनफैक्ट का ये भी कहा जाता है दैट अनंगताल ही सिग्निफाई करता है दैट हाँ दिल्ली का शुरुआत हुआ था, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में लोग रहते ही नहीं थे ना, 11th सेंचुरी से रहने लगे और ये एक शुरुआत थी। इनफैक्ट अनंगताल का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है राजस्थान से भी, क्योंकि बोला जाता है महाराजा अनंगपाल जो है ना उनको बोला जाता था एज अ नाना ऑफ पृथ्वीराज चौहान एज वेल, दैट इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ पृथ्वीराज चौहान एज वेल। समझ रहे हो बात? लोकेशन देख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस। अभी तक आपने सुना होगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये क्या है भैया यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस? देखो बोला जा रहा है देयर आर गुड रीजंस व्हाई यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस इज बेटर प्रोपोजिशन देन यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है? दैट आप काम करो या ना करो आपको एक इनकम सरकार प्रोवाइड करेगी, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्लियर है? अब यहां पे बोला जा रहा है यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस। अब देखो यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने से क्या होगा ना दैट अरे जो काम नहीं कर रहा ना वो सोचेगा चल सरकार तो काम दे पैसा दे ही रही है, उससे तो खाना पेट भर ही रहा है, क्या काम करे। समझ रहे हो बात? अब यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस क्या होता है? यह वो कॉन्सेप्ट है जो क्या बतलाता है दैट जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम में सबको पैसे देते हैं ना, वैसे यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस में सबको इंश्योरेंस हम प्रोवाइड करेंगे। इंश्योरेंस क्या होता है? एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ही ना है जी। और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कब कब काम आता है? अब सोचो बाई चांस सोचो कोई फैमिली पॉवर्टी ट्रैप में फंस गया, अब दे कैन नॉट अफोर्ड दैट फूड, बट हाँ उतना फूड तो सरकार जरूर देती है जिससे मतलब फेयर प्राइस शॉप से, जिससे क्या वो उन लोग का पेट भर जाए राइट। नाउ यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस के तहत क्या होगा? दैट इंश्योरेंस सरकार प्रोवाइड करेगी राइट। मतलब
काइंड ऑफ देखो क्या होता है ना दैट सोशल सिक्योरिटी अगर इन जनरल मान लो तो तीन टाइप के सिक्योरिटी होते हैं. मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं. देखो यहां पे लिखा भी हुआ है सोशल सिक्योरिटी तीन सिक्योरिटी को कंपोज करती है. एक है फूड सिक्योरिटी, एक है हेल्थ सिक्योरिटी और एक है इनकम सिक्योरिटी. यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ना वो है इनकम सिक्योरिटी. बट यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस जो है यह देखो तीनों को सिक्योर कर रहा है. लेकिन ध्यान से अगर देखोगे क्यों, क्योंकि अगर फूड सिक्योरिटी फूड आपको नहीं है, तबीयत खराब हो गया है तो अगेन फूड तो मिल ही रहा है बट हाँ इंश्योरेंस भी मिल रहा है आपको. हेल्थ का कुछ खराब हुआ तो डायरेक्ट इस इंश्योरेंस का फायदा उठा लो. इनकम प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स, देखो ये सब तो चीज़ें हो ही सकती है बट हाँ बोला गया दैट हाँ तीनों को इनकम पास जरूर करता है. टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी नेट, देखो तीन टाइप ऑफ सिक्योरिटी नेट्स होते हैं. एक होता है पैसिव सिक्योरिटी नेट जिसको कैसे प्रोवाइड किया जाता है, जैसे अगर आप मार्केट में जॉब को ही बढ़ा दो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर आपको भी जॉब मिलेगा तो आपके पास इनकम आएगा ना, है ना. तो ये हो गया पैसिव. बट एक होता है एक्टिव जिसमें जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा, आयुष्मान भारत स्कीम, ये क्या हुआ एक एक्टिव डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट इंश्योरेंस फैसिलिटी दे दो, डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर करवा दो, समझ लो ये हो गया. एक है प्रोएक्टिव सेफ्टी नेट जो क्या एक्ट करता है लाइक अ लॉन्च पैड आउट ऑफ पॉवर्टी, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, राइट. तो अभी जो हम लोग यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है ना. सवाल होता है इश्यूज क्या क्या है यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस से लेकर. देखो एक तो सबसे पहला जो है मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर, माफ कीजिएगा, तो पहला तो था दैट हाँ इनकम सब, एक तो पॉलिटिकल विल प्रॉपर है ही नहीं क्योंकि उससे सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट. नेक्स्ट बोला जा रहा है फिस्कल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्री कैश हो जाएगा लोगों के पास जिससे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, जब लोगों के पास पैसा हद से ज़्यादा होता है तो लोग खर्च करते हैं ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ने जाएगा. डिफिकल्टी इन रिड्यूसिंग सब्सिडीज ऑन एग्जिस्टिंग स्कीम्स, एब्सोल्युटली नो गारंटी दैट कैश जो है वो स्पेंड किया जाएगा प्रोडक्टिव एसेट में. अगर सोचो आपको कैश मिल गया, आप उसका दारू पी ले तो क्या होगा, उससे तो कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है ना. तो ये चीज होगा ना. सवाल होता है दैट क्यों बोला जा रहा है यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस के रिलेटेड, क्योंकि अगर आप दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे देश को कंपेयर कीजिएगा ना तो देख लीजिएगा आप ताइवान, है ना, तो ताइवान, जापान, चाइना देख लीजिएगा 79 और 6% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है. वहीं पर इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देख लीजिए बहुत कम है. यही नहीं भाई, अगर आप नॉर्थ ईस्ट का पेनिट्रेशन देखोगे ना इंश्योरेंस का, वो तो और भी बहुत ज़्यादा कम है. लोग इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं लेते हैं, है ना. शायद आपके घर में लिया जाएगा बट मैक्सिमम ऑफ आसाम जो है अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उनके पास, ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, कहा जा रहा है इकोनॉमी लार्जली रिमेन्स इनफॉर्मल. एब्सोल्युटली, बिल्कुल इकोनॉमी इनफॉर्मल है. अब डेटा जो है ऑफ दैट इनफॉर्मल सेक्टर आर नाउ अवेलेबल बोथ फॉर बिजनेसेस एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एज वेल, या फिर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स एज वेल. जब ये सब है हमारे पास देन तो वी कैन एब्सोल्युटली बी प्रोवाइडिंग द यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस वाला फैसिलिटी, व्हाई नॉट, राइट. नेक्स्ट जो है दोस्तों, यह बेसिकली माफ़ कीजिएगा द आसाम ट्रिब्यून का नहीं है, यह है द इंडियन एक्सप्रेस का. क्या है ना, नीश बैटरी कहा जा रहा है. देखो अब आपको पता होना चाहिए दैट लिथियम का एक्यूट शॉर्टेज है, राइट. इसी चीज को देखते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया गया फॉर डेवलपिंग द नीश बैटरीज. इससे फायदा यह होगा ना दैट एक जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगी, पहली बात. दूसरा जो वैसे इंटरप्रेन्योर्स है जो क्या इन बैटरीज को बनाना चाहते हैं उनको फंडिंग भी मिलेगी, राइट. तो स्टार्टअप कल्चर भी बिल्डअप होगा, ठीक है. सो यही बोला गया दैट अ न्यू PLI scheme is coming on niche advanced chemistry cell. Unlike other PLI schemes where the focus is on manufacturing, this scheme is likely to provide SOPs for research and development as well. ठीक है. So देखो अब वही ना दैट अब यहाँ पे क्या है, इस स्कीम के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस किया जा रहा है. दूसरे स्कीम्स में क्या है ना दैट मैन्युफैक्चरिंग में फोकस किया जाता है, दैट कितना मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट, वो सब देखा जाता था. बट इसमें जो फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है अंडर PLI स्कीम वो है होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहकर आप नया किस टाइप ऑफ इनोवेटिव बैटरीज प्रोड्यूस करते हो. क्योंकि देखो अगर आप मौका दोगे ना, हमारे पास इतना टैलेंट है दैट यस वी विल गेट थ्रू इट, राइट.
नेक्स्ट, विंड प्रोजेक्ट एडिशन टू पीक बाई 2024। कहा जा रहा है एनुअल इंस्टॉलेशन जो है ना नए विंड पावर प्रोजेक्ट्स का इंडिया में, वो 2024 तक पीक कर जाएगा, उसके बाद वो फिर से घटना स्टार्ट कर जाएगा। देखो क्लियरली बोला गया है 2024 के बाद फ्रेश प्रोजेक्ट जो है ना, वो ऑफ कोर्स विंड सोलर हाइब्रिड्स होने वाले हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ विंड्स का जो प्रोजेक्ट होगा वो 2024 तक तो बढ़ेगा, उसके बाद लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सोलर और सन और विंड का हाइब्रिड प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, कहा जा रहा है अभी तक 40 गीगावाट ऑफ विंड पावर कैपेसिटी हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड, और विंड इंडस्ट्री का इंस्टॉलेशन देख लीजिएगा, दे हैव बीन स्लोइंग डाउन इन इंडिया 2017 से ही। ओनली 1.45 गीगावाट ऑफ विंड प्रोजेक्ट्स वेयर इंस्टॉल्ड इन द ईयर 2021, मात्र इतना। ठीक है, ऊपर से कोविड-19 आ गया था, तो उसके बाद तो खैर आपको पता ही है, तो दुनिया भर में सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था, जिसके कारण विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटीज जो है, विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटीज ही क्यों, डिफरेंट अदर सेक्टर्स भी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मार खाया था। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स रीस्ट्रक्चरिंग डोजियर, जिसके तहत कहा जा रहा है दैट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो है दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड में ग्लोबल की पार्टनर बनना चाहते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट स्ट्रक्चरिंग को हम चेंज करें ना। सवाल होता है दैट ठीक है, स्ट्रक्चरिंग जो हम चेंज कर रहे हैं, इसका क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि एम यही है दैट 2030 तक इंडिया का जो शेयर है ना ग्लोबल ट्रेड में, वो $2 ट्रिलियन तक होना चाहिए, है ना। और हम मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप रोल जिससे एज्यूम कर सके, है ना। एक तो इज्जत मिलना स्टार्ट हो ही गई है, और भी ज़्यादा इज्जत मिले। ट्रेड का डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, है ना, क्रिएट करना चाहिए 100 इंडियन ब्रांड्स एज ग्लोबल चैंपियन। यही नहीं, सेटअप करना पड़ेगा इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया, जिससे स्ट्रेंथन किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग बेस, और इससे क्या होगा दैट इन्वेस्टमेंट को भी आराम से अट्रैक्ट किया जा सकता है हमारे देश में आने वाले समय में। नाउ स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, क्या क्या किए जाएंगे इसके तहत? देखो, फोकस रहेगा 3 T's में, राइट। और वो T's क्या है? ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। डेडिकेटेड ट्रेड प्रमोशन बॉडी होना चाहिए, जो क्या ड्राइव करेगा फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज, है ना। देखो, अलग अलग डेडिकेटेड बॉडीज ही सेटअप कर लो, है ना। फोकस करो मात्र ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म, है ना, इनको फोकस करो। डिजिटाइजेशन हमें करना पड़ेगा ट्रेड फैसिलिटेशन प्रोसेसेस का, जिससे ट्रेड जो है और भी ज़्यादा स्मूदन हो और भी जल्दी हो सके। रीहॉल करना पड़ेगा डेटा और एनालिटिक्स इकोसिस्टम को, और कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा हमें इंडियन ट्रेड सर्विस का, जिससे ड्राइव किया जा सके स्पेशलाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में बात की जा रही है। कहा गया है दैट मल्टी मॉडल, मॉडर्न वे में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को बनाने का एक प्रस्ताव आया अंडर भारतमाला परियोजना। अब इसके कुछ एम देख लेते हैं। देखो, जब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, समझ रहे हो, देखो ये ऐसा एक लॉजिस्टिक पार्क होता है जो कि हब एंड स्पोक मॉडल में चलता है। हब एंड स्पोक मॉडल, ध्यान से देखना, हब एंड स्पोक मॉडल क्या होगा? जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तो आपने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे भेजा एक पर्टिकुलर लोकेशन में, फिर वहाँ से जो है बना हुआ प्रोजेक्ट कुछ प्रोसेस होके आगे वाले चेन में जाती है, फिर यहाँ से फर्दर प्रोसेस होके आगे वाले चेन में जाती है, और यहाँ से अल्टीमेटली कस्टमर तक जाती है। समझ रहे हो? सिमिलरली गोज विथ ऑल अदर प्रोसेसेस एज वेल। तो देखो, ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी कुछ ऐसा ही होने वाला है ना, जिसमें काइंड ऑफ ये फ्रीट का कंसोलिडेशन करेगा एक पर्टिकुलर जगह, जहां पे बल्क ऑफ ट्रक्स, ट्रेन, शिप्स या फिर डिफरेंट अदर जो वेहिकुलर पार्ट्स है वो सारे यहां पर जाएंगे। ठीक है, अब इससे फायदा ये होगा दैट हर सारा जो है एक जगह आ रहा है, राइट। अब इससे क्या होगा? सर्विसेज जो है आराम से एक ही जगह सब कुछ को मिल जाएगा, राइट। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट घटा क्या? नहीं, जी हाँ, फ्रॉम 14% टू लेस देन 10% ऑफ GDP लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा घट जाएगा। यही नहीं, ये इंश्योर करेगा दैट कार्गो इज स्वैप्ड या फिर शिफ्टेड फ्रॉम एंड वाटरवेज, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर एंड रोड ट्रांसपोर्ट, जिससे कोई एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा वेट ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल सोचो आप दैट रोड ट्रांसपोर्ट से ही आप माल को पहुंचा रहे हो एक रीजन से दूसरे रीजन, तो रोड ट्रांसपोर्ट पे आप ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल दे रहे हो,
हो रहा है ना। तो अब इसके तहत क्या होगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के तहत मेक श्योर किया जाएगा तीनों का इस्तेमाल किया जा सके। रोड का तो इस्तेमाल किया जाए ही, बट साथ ही साथ रेलवेज और अगर पॉसिबल है तो वाटरवेज का भी इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्टेशन को स्मूदन किया जाए। ये इंश्योर करेगा स्विफ्ट, एफिशिएंट और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली लॉजिस्टिक मूवमेंट, और कहीं ना कहीं इंपावर भी कर रहा है हमारे इकोनॉमी को वाया पीएम गति शक्ति परियोजना। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में बोला गया है, ये एक फ्री हैंडल फैसिलिटी है जहां पर रेल रोड कनेक्टिविटी होता है, जो क्या कंप्राइज करता है कंटेनर टर्मिनल्स, कस्टम क्लियरेंस, कार्गो टर्मिनल्स, वेयर हाउसेज एंड डिफरेंट अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फर्दर काम करती है अंडर हब एंड स्पोक मॉडल। ये फोकस करती है ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम। In fact, 35 ऐसे locations है that have been identified for the development of multimodal logistic park. इंडिया का पहला है, पता है पहला मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क क्या है? वो है आसाम का जोगी झोपा में, ठीक है। सो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी हो गया। नेक्स्ट, वाइट ड्वार्फ के बारे में न्यूज़ था, जिसको आप GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप इसको आराम से जोड़ सकते हैं ना। रिसेंटली स्टडी किया गया था जिसमें पाया गया दैट एक बहुत ब्राइट एक्सप्लोजन बॉर्न आउट हुआ था फ्रॉम द कॉस्मिक डांस ऑफ वाइट ड्वार्फ और उसका कंपेनियन स्टार। नाउ सवाल होता है, एक टर्म इसमें आया था जिसको बोला गया है नोवे। देखो NOVAE, देख रहे हो यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट ये जो बिग ब्राइट एक्सप्लोजन जो हुआ था ना, वो हुआ है आउट ऑफ कॉस्मिक डांस, जो क्या एक वाइट ड्वार्फ और एक कंपेनियन स्टार का हुआ है, रिजल्टिंग इन थिक डस्ट अराउंड द इंपाउंडिंग नोवे। देखो अब क्या हुआ दैट ये जब दो बाइनरी स्टार सिस्टम आके कोलाइड करती है ना, जब टकराती है तब इस टाइप ऑफ ब्राइट एक्सप्लोजन होता है ना, समझ लो बात। तो सवाल होता है दैट इंपाउंडिंग नोवे, ये नोवे होता क्या है? ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जहां पर स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन होता है, दस इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस एंड देन स्लोइंग डार्कनिंग ओवर द वीक्स और मंथ्स। ये जनरली अकर करता है इन बाइनरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वाइट ड्वार्फ एंड एनी अदर सीक्वेंस स्टार। सोचो इसमें एक वाइट ड्वार्फ है, इसमें दूसरा वाला जो है ये एक सीक्वेंस स्टार है, या फिर बाइनरी स्टार सिस्टम आप इन जनरल भी इसको कंसिडर कर सकते हो। सवाल होता है दैट ठीक है, अगर सोचो एक्सप्लोजन हुआ तो क्या होगा? एक्सप्लोजन अगर हुआ तो फटेगा, अगर फटेगा सोचो तो स्पेस डस्ट जो है चारों तरफ फैलेगा। यही नहीं, सोचो बाई चांस उस दोनों स्टार या फिर दोनों सिस्टम में जो है कहीं पर छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, ठीक है, तो अगर ये फटेगा तो ये ऑर्गेनिज्म भी तो ट्रैवल करके डिफरेंट अदर पार्ट्स में छिटकेगी ना, ये इधर छिटकेगी, ये इधर छिटकेगी, ये इधर छिटकेगी, ये इधर, ये इधर, ये इधर, हो ही सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है दैट आजू बाजू कुछ ऐसा प्लानट है जो विच इज देयर इज पॉसिबिलिटी दैट हाँ उसमें प्लानट आई मीन लो मनुष्य या फिर जीव जंतु रह सकता है, तो वहाँ पर भी ये इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज़ लिया गया नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2022 के बारे में। गोपाल रत्न अवार्ड ये एक वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है जिसको लाइफ स्टॉक और डेयरी सेक्टर के फील्ड में प्रोवाइड किया जाता है, जिसको दिया जाता है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आता है। इसका ऑब्जेक्टिव मेन यही है जितने भी इंडिविजुअल होते हैं ना जो कि डेयरी सेक्टर या फिर डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर, मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी, डेयरी फार्मिंग प्रोड्यूसिंग एस्पेक्ट से जुड़े हुए रहते हैं, तो उन सबको बेसिकली इसका फायदा मिल सके ना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर को फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, जिसका मेन एम था टू कंजर्व एंड डेवलप द इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स इन अ साइंटिफिक मैनर। तो जस्ट ये इसके बारे में इसलिए डिस्कस किया ना क्योंकि आर्टिकल में दिया हुआ था, तो आई थॉट ऑफ उसको छोड़े ना, है ना। क्योंकि देखो क्या होता है ना दैट चीज़ों को बीच बीच में रिकॉल करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आयुष्मान कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर स्टेट स्कीम्स एज वेल। इनफैक्ट बोला जा रहा है दैट बेनिफिशियरी जो होता है ना, जो आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरीज है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो अपने कार्ड्स को कोई दूसरे स्टेट के हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर भी यूज कर सकते हैं, जो क्या नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड हो। आयुष्मान भारत के अंडर हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दो आता है। और इसका की फीचर अगर देख लीजिएगा तो यही है दैट ये दुनिया का लार्जेस्ट हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके तहत कवर मिलता है 5 लाख का पर फैमिली पर ईयर, और वो भी किस लिए? सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये नोडल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द नेशन वाइड रोल आउट ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एंड
ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सम सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स आर आल्सो देयर। एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है फैमिली साइज, एज, जेंडर का। हर एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड फ्रॉम डे 1 जब से आपका है, ठीक है। इनफैक्ट आपका पहले से ही कोई बीमारी क्यों ना हो वो भी कवर है इसमें, ठीक है। अ कवर ऑफ अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जैसे डायग्नोस्टिक, मेडिसिन, सबका खर्चा दिया जाएगा। और चलते देखो, एक जो मिसकंसेप्शंस होता है ना, दैट लोग सोचते हैं दैट सिर्फ ड्रग सप्लाई, डायग्नोस्टिक सर्विस या फिर रूम चार्ज, सर्जन चार्ज, ओटी, आईसीयू का ही चार्ज दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे 1400 के आसपास ऐसे प्रोसीजर्स है जो क्या इसमें इसके सर्विसेज में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट MCA 21 वर्जन 3। नाउ MCA 21 वर्जन 3 एक टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट है जिसका मेन एम यही है दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे इन्हांस किया जाए। MCA 21 ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, जो क्या इनेबल करता है एक इजी और एक सिक्योर एक्सेस टू हर एक सर्विसेज जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है टू एनी कॉर्पोरेट एंटिटीज, एनी प्रोफेशनल्स या फिर एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर दैट मैटर। अब आप खुद सोचो ना, आपका अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है या फिर आप एक प्रोफेशनल हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, एंड यू वांट टू टेक द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, सो यू विल गेट अ पर्टिकुलर पोर्टल, और उस पर्टिकुलर पोर्टल में ही आपका सारा जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस है उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। दैट आपको क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, क्या क्या लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू यू नीड टू गो योरसेल्फ, राइट। नेक्स्ट, स्टॉकहोम वर्ल्ड वॉर वीक 2022 नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने होस्ट किया था वर्चुअल सेशन ऑन फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोम वाटर वीक 2022। वर्ल्ड वाटर वीक है क्या ये एक लीडिंग एनुअल इवेंट है ग्लोबल वाटर इश्यूज को रिलेटेड, और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाई स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। कब से? 1991 से। थीम अगर देख लोगे फॉर वाटर वर्ल्ड वाटर वीक 2022 वो यही है दैट सीइंग द अनसीन दैट इज द वैल्यू ऑफ वाटर। ये थीम अपने आप में याद रख लीजिए, यू नेवर नो, कभी भी पूछा जा सकता है। वर्ल्ड वाटर वीक का अगर हिस्ट्री देख लीजिएगा क्या हुआ था ना, ये कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। 1991 में अगर देख लीजिएगा पब्लिक वाटर फेस्टिवल को कंडक्ट किया गया था स्टॉकहोम सिटी में, जिसके तहत सेलिब्रेट किया जा रहा था दैट इट वाज अगेन पॉसिबल फॉर देम टू फिश एंड स्विम इन द सिटीज ऑफ स्टॉकहोम, राइट। तो ये लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे, और इसी चलते एक वाटर कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड किया गया जिसको कहा गया स्टॉकहोम वाटर सिंपोजियम, ठीक है। और इस सिंपोजियम को लीडिंग साइंटिस्ट तब के ज़माने में जो थे वो लोग भी अटेंड किए थे, और तब से बेसिकली ये वाटर वीक्स सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट, उल्ची फ्रीडम शील्ड। देखो ऐसा इसमें ज़्यादा कुछ लर्न करने का है नहीं। ये क्या है ना, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ड्रिल्स कैरी आउट किए जा रहे हैं, जिससे अगर कल को नॉर्थ कोरिया कोई भी मिसाइल टेस्ट करे या फिर उसको अगर रिस्पॉन्ड देना हो साउथ कोरिया को, तो वो कैसे दे, ठीक है। तो ये ट्राई सर्विस ड्रिल्स है जिसमें तीनों जो फोर्सेस के विंग्स हैं यूएसए के एंड आपका जाकर साउथ कोरिया का, तो ये लोग रिहर्सल करेंगे जिससे इंटरऑपरेबिलिटी दोनों के बीच में बढ़ेगी, और ऑफ कोर्स नॉर्थ कोरिया को जिससे टैकल किया जा सके। वही सब चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सेंटर को दैट इंक्रीज किया जाए कवरेज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लोगों को इसका बेनिफिट दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था देखो भाई 2011 के बाद 2021 तक का अगर डेटा देख लोगे पॉपुलेशन का चेंज हुआ है क्या? नहीं है ना। और आपको पता है दैट राइट टू फूड जो है ये एक फंडामेंटल राइट है जिसको आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। तो अगर राइट ऑफ फूड है तो लोगों को तो ये राइट मिलना चाहिए ना जी। तो अब अगेन बात आता है इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के रिलेटेड। तो इसका एम यही है दैट फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ह्यूमन लाइफ में प्रोवाइड किया जा सके, जिससे इंश्योर किया जा सके एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड्स एट अफोर्डेबल प्राइस एज वेल। कवरेज क्या क्या है? देखो एक्ट प्रोवाइड करता है कवरेज टू नियरली 2/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। इट इज बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 2011 पॉपुलेशन एस्टिमेट्स। इनफैक्ट 75% ऑफ द रूरल पीपल एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन तो इसमें कवर्ड है, ठीक है। इनफैक्ट जैसे अंत्योदय अन्न योजना के तहत, प्रायोरिटी हाउस होल्ड के तहत, तो इसमें क्या है ना, अंत्योदय जैसे फैमिलीज को 35 kg फूड ग्रेन मिलता है, वैसे ही प्रायोरिटी हाउस होल्ड को 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स मिलता है। और किसको दिया जाता है पता है? एल्डेस्ट वुमेन को, जो क्या कंसीडर किया जाता है जिनको एज अ हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। उनको बेसिकली यह प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो अपने बच्चों को दे सके।
नेक्स्ट आई मीन फूड प्रोवाइड करवा सके प्रॉपरली। नेक्स्ट कोराडिया आइलैंड, ये जर्मनी ने लॉन्च किया दुनिया का पहला फ्लीट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, याद रखिएगा कोराडिया आइलैंड जर्मनी के द्वारा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे डेटा जो है आपको बिल्कुल नहीं याद रखने हैं, ठीक है, इतना याद रख लीजिए, इट इज़ मोर देन इनफ। और ये ट्रेन का नक्शा देख लीजिए तो थोड़ा दिमाग में फिट रहेगा। सलमान रश्दी के बारे में न्यूज़, आपको तो पता ही है दैट इनके ऊपर अटैक किया गया था ना। एक बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में था ना वो था ये इनका बुक सैटेनिक वर्सेस, है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक था। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे बैन इसको किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो क्या मुस्लिम धर्म के खिलाफ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। इनफैक्ट पता है इंडिया में भी ये बुक बैन है, जी हाँ, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया वाज वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने ये बैन किया था, है ना। तो अगेन सलमान रश्दी पे अटैक किया गया था और ये बुक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इसीलिए क्योंकि जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर्स है ना, जब ये बुक आया था तो उन्होंने फतवा जारी किया था दैट जो इसको मारेगा उसको हम लोग इतना पैसा देंगे। ठीक है, तो अभी जो इनके ऊपर जो अटैक किया गया था यूके में, तो एक ईरानियन इंसान ने ही इनके ऊपर अटैक किया था सलमान रश्दी के ऊपर। तो अगेन अभी भी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इंडिया की तरफ से इसको कंडेमनेशन मिला है। ठीक है, तो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। एमसीक्यूज में आ जाता है कल के एमसीक्यूज, और मैं बार बार बता रहा हूं आप लोग सबको नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से लिखना है आंसर्स। ठीक है, आज के कल के एमसीक्यूज के आंसर्स अगर देख लीजिएगा तो ऑफकोर्स पहला वाला जो था ना, अमंग हिंदूज नहीं है ये, है ना, अमंग मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस होगा। सेक्स रेशियो इज क्लोज टू नेचुरल रॉम। बाकी दो जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। सो यस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज स्पीशीज ऑफ बेंट टोड गेको जो है वो रिसेंटली साउथ इंडिया में फाउंड किया गया, अगस्त में लाई, हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था। तो ऑफकोर्स करेक्ट सीक्वेंसेस सी एंड बी। चलो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना इन क्वेश्चंस के आंसर्स। 2018 में ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया था। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस मेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, द फैमिली कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली are eligible to receive subsidized food grain. The eldest woman in a household of age 18 years or above shall be the head of the household for the purpose of issuing a ration card. Pregnant women and lactating mothers are entitled to take home ration of 1600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter as well. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 3 only। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। नेक्स्ट इज नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड आर गिवन फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग फील्ड्स, लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर या फिर टीचिंग सेक्टर। नीचे कमेंट सेक्शन में अगेन लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।